इस देश के मक्कार और बेईमान और निर्लज्ज इतिहासकारों ने मुसलमान इतिहासकारों के इतिहास लेखन को सबसे प्रामाणिक माना है। फरिश्ता, अबुल फजल अल बदायूनी, जान मोहम्मद बख्शी, या ये बाबरनामा, या जहांगीर का तुज़-ए जहांगीरी, ये अकबरनामा, या औरंगजेब के लिखे हुए जो थे संस्मरण, इनकी चाटुकारिता में लिखने वाले जो मुसलमान जो इतिहासकार हुए, काय के इतिहासकार थे, चमचे थे, उसको आधार बनाकर भारत का इतिहास लिखा गया है। जितने भी क्षेत्रीय भाषाओं के सोर्सेस थे, चाहे वो चित्तौड़ का पाटनामा हो, चाहे वो रणछोड़ भट्ट तेलंग लिखा हुआ अमर काव्यम हो, राज प्रशस्ति हो, या जिस तरह सूरजमल जी मिशन का लिखा हुआ वंश भास्कर है, या श्यामल दास ददवाड़िया का लिखा हुआ वीर विनोद है, स्थानीय इतिहासकारों को तो पूरा साफ कर दिया गया है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं मानी गई है। तो इस देश के मक्कार इतिहासकारों को कमीशन बिठाकर उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने किस आधार पर इस इतिहास को लिखा है। क्यों हिंदू इतिहासकारों की बात पूछी भी नहीं गई है। फिर एक और जो बड़ी मक्कारी इन लोगों ने की है, आप यदि किसी एक आम हिंदू से पूछें कि इस देश में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, मैं आपको दावे से कह सकता हूं 99.9% लोग क्या कहेंगे आपको, 3 नाम आते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज। ये सब हुए थे 16वीं शताब्दी में, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और छत्रपति शिवाजी तो 17वीं शताब्दी में हुए थे। और भारत पर पहला अटैक 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में राजा दाहिर की हत्या करके किया था। यानी 8वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक तो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, हवा में चल रहा था ये देश, वैक्यूम में थे हम। जिस समय यूरोप डार्क एजेस में था, उस समय भारत के हिंदू मुसलमान आक्रांताओं के जूते मारकर उनको पराजित कर रहे थे। यह मेरी पुस्तक का मौलिक अन्वेषण है कि 800 वर्ष का हिंदू इतिहास इन गिरे हुए लोगों ने किस एकेडमिक लॉजिक के चलते इरेज कर दिया। कुंभा वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडिएवल किंग्स ऑफ भारतवर्ष। ये आरसी मजुमदार ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुंभा पर पर्याप्त रिसर्च ही नहीं हुई है। 60 से अधिक शिलाखंड भारत में, राजस्थान में बिखरे पड़े हैं, जिनको यदि कंपाइल करके कुंभा की स्टोरी लिखी जाए तो उसमें बहुत कुछ नया निकल सकता है। मेरे उस महान कुंभा के पोते सांगा को एक बहुत बड़ा राज्य विरासत में मिला था। कोई उल्लेख हमारी हिस्ट्री में नहीं करते। ये मैं शब्द काम में नहीं लेना चाहता, महिलाएं बैठी हैं और सार्वजनिक रूप से ये नीच इतिहासकार इस देश के, मेवाड़ की कोई सत्ता नहीं थी, जो अफगानिस्तान से लेकर मालवा तक और ऊपर बयाना से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक का राज्य था। लगातार 1000 वर्षों तक केवल प्रताप के समय बिल्कुल सिकुड़ गया था। वो इनकी दृष्टि में कोई मायने नहीं रखता। मोहम्मद बिन तुगलक को महाराणा हमीर सिंह जी ने, जो कुंभा के परदादा थे, कुत्ते की तरह 6 महीने कैद करके रखा था आपने। और ये दिल्ली सल्तनत। हमीर सिंह कौन? मैं चुनौती देता हूं आपको, हिंदुस्तान के अंदर 10 लोगों को अगर महाराणा हमीर सिंह का नाम पता हो तो। ये प्रपंच, ये छल इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे साथ किया है। और इस देश के अंदर अकबर को महान करके पढ़ाया जाता है। तो मैं प्रश्न उठाता हूं उस पर कि जिस आदमी ने 40,000 निरपराध लोगों को एक दिन में मार डाला था, उसको तुम महान करके बता रहे हो अपने आप को, अपने बच्चों को। तुमसे घटिया, तुमसे निकृष्ट, तुमसे ज्यादा आत्मा विहीन कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, कोई समाज हो नहीं सकता। उस दुर्दांत हत्यारे को तो कम से कम प्रताप को तो छोटा बड़ा कहना बंद करो ना। एक देश के 2 आदर्श कैसे हो सकते हैं यार, ये तो बता दो जरा मुझे। ये स्किज़ोफ्रेनिया कब तक चलेगा? कब तक इस स्प्लिट कॉन्शियसनेस के साथ हिंदू समाज जिएगा? नहीं, अकबर भी ठीक है, प्रताप भी अच्छे, प्रताप तो महावीर थे, प्रताप तो बहुत वीर थे। अरे क्या वीरता थी? किससे लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे?
अगर एक स्त्री का शील सैक्रोसेंक्ट है, अगर ह्यूमैनिटी उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंची है कि अ वुमन्स ऑनर इज सैक्रोसेंक्ट, एक वुमन को उसकी इच्छा के खिलाफ हाथ नहीं लगाया जा सकता। यदि ये एक अकाट्य नियम है तो आप अकबर को महान करके कैसे पढ़ा सकते हो अपने बच्चों को? यदि और अगर एक औरत एक भोग की वस्तु है और ट्रांजैक्शनल विनिमय की वस्तु है कि उसको हम जबरदस्ती करेंगे, हम जो कर सकते हैं, हम पुरुष हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, तो फिर सारा समाज ऐसा बना दो फिर। एक दिन के लिए भी हिंदू इन मुसलमानों के गुलाम नहीं रहे, एक दिन के लिए भी। आमतौर पे साधारणतः लोग एक एक चीज के एविडेंस इकट्ठा करते हैं, फिर एक थीसिस बनाते हैं। मैं उल्टा चला हूं, मैं थीसिस से चला हूं और थीसिस पर विश्वास करने के बाद मैंने एविडेंसेस ढूंढे हैं। वो थीसिस क्या थी कि हम 100 करोड़ कैसे हैं आज 1400 वर्षों के अनवरत आक्रमण के बाद। कुछ तो हमने किया होगा हमारे पुरखों ने कि हम आज हिंदू बचे हुए हैं। 12-12, 15-15 साल में पर्शिया का ईरान बन गया, मेसोपोटामिया का इराक बन गया, उत्तरी अफ्रीका खत्म, स्पेन खत्म। 1400 साल से आप खड़े हो। ये इस पुस्तक का, तो मैं 1000 वर्ष की गुलामी के दास्ता को झूठ ठहराता हूं। वो एक गैस लाइटिंग करी है इस्लामियों ने हमारे साथ में, हमको नीचा दिखाने के लिए। लास्ट चैप्टर साइलेंस ऑफ द लायंस, मैंने एंथनी हॉपकिंस की मूवी थी साइलेंस ऑफ द लैम्स, उससे इंस्पायर होकर मैंने कहा साइलेंस ऑफ द लायंस, भेड़े तो चुप होती आई हैं, हमारे तो शेर ही चुप हो गए। इसमें राजपूत, सिख, मराठे, जाट, यादव, कुर्मी, हमारा दलित सहोदर समाज, खटीक, वाल्मीकि, ये सब जो मस्कुलर जातियां थी, इनको मुसलमानों और वामपंथियों के साथ अपर पैसे वाला जो रिच हिंदू था, जो एलीट हिंदू था, उसने मिलकर हमारी मार्शल कम्युनिटीज के आत्मबल को तोड़ डाला। ये झूठ प्रचारित किए कि राजपूत हर युद्ध हारे। हम एक युद्ध नहीं हारे, एक भी युद्ध नहीं हारे। अगर पृथ्वीराज की तराई के युद्ध का दुहाई देते हो तो 1191 में क्या हुआ था, यानी पृथ्वीराज ने जब गौरी को हराया था तो वो तो विजय को मायने नहीं रखती। 1192 में पृथ्वीराज हार गए, वो डिफीट फाइनल है। खानवा के युद्ध से पहले भयानक के युद्ध में सांगा ने जूते मारकर बाबर को छोड़ दिया जिंदा, गलती की, वो को मायने नहीं रखती। खानवा की डिफीट इनके हिसाब से जो डिफीट है वो फाइनल है। तो राजपूतों को इस हीन भावना से भरा गया कि आपके पुरखे हर युद्ध हारे, आपने अपनी औरतों को जलाया, आप अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर सके। और जो समाज इस अपराध बोध के साथ जीता है कि हम अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर सके, मैं अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां, अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सका, वो पुरुष आत्मा विहीन हो जाता है, उस पुरुष की आत्मा मर जाती है। और वो पुरुष आपको शरीर में जीवित लगेगा, उसका शरीर चलेगा, लेकिन उसकी आत्मा नहीं होती है। ऐसा समाज हमारा हिंदुओं का इन वामपंथियों जिहादियों ने मिलकर बना दिया।